हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम हमारे मराठी के पुस्तक के तीसरा लेसन पढ़ने जा रहे हैं, शाल। और लिखा है रा ग जाधव। शाल जो है इंग्लिश में हम बोलते हैं शॉल, SHAWL। एक छोटा सा गले से डालने वाला शॉल। कभी मखमल का, मलमल का वगैरह बनता है, सिल्कन, ऐसा वो अलग अलग क्वालिटी का शॉल होता है। लोगों को, बड़े बड़े लोग या कविवर्य लोगों को वगैरह, उनका इज्जत करने के लिए, उनको सम्मान करने के लिए स्टेज पर बुलाने के बाद अवार्ड के साथ साथ उनको, मतलब अवार्ड के जो सर्टिफिकेट है उसके साथ साथ उनको शाल उनके गले में डालकर दिया जाता है। ये बहुत ही एक सम्मानित करने वाला, बहुत ही एक सिंबलाइज चीज़, एक प्रतीकात्मक चीज़ है शॉल। तो शाल के बारे में हमें यहाँ पर रा ग जाधव ने बताया है। तो रा ग जाधव, उनका इंट्रोडक्शन क्या दिया है यहाँ पर देखते हैं। कवि थे, वो एक वो एक समीक्षक थे। समीक्षक मतलब इंग्लिश में हम क्रिटिक बोलते हैं, यानी दूसरे लोगों ने लिखे हुए बुक्स, कविता, कहानियाँ, जो कुछ भी है, अलग अलग तरीके के लेखन को पढ़ के उसके अंदर बहुत ही गहराई में जाकर उनमें से प्लस पॉइंट और उसका माइनस पॉइंट वगैरह सब निकाल कर जो एकदम उसको पूरे तरीके से एनालिसिस करने वाला जो व्यक्ति है और उसके बाद उसके बारे में लिखने वाला जो व्यक्ति है उसे समीक्षक कहते हैं या क्रिटिक कहते हैं। और ललित लेखन भी करते थे ये। साहित्याची जाण आणि बहुआयामी समीक्षा वृत्ती, यातून त्यांची समीक्षा विकसित झाली। इनको समीक्षा में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट थे और इन्होंने इनका जो समीक्षा वृत्ति यानी समीक्षा का जो कार्य है उनका बहुत ही ज़्यादा आगे विकसित हो गया। किस वजह से? क्योंकि अलग अलग तरीके के बहुआयामी यानी बहुत सारे फील्ड में उन्होंने समीक्षा वृत्ति किया है, यानी क्रिटिसिज्म किए हैं। और साहित्य के इनको बहुत बड़ा जानकारी भी था। व्यापक वाङ्मयीन दृष्टिकोन आणि चिंतनात्मकता ही त्यांच्या समीक्षेची वैशिष्ट्य है। उनका जो समीक्षा है, उन्होंने जितने भी समीक्षा लिखे उसका वैशिष्ट्य यानी उसका स्पेशलिटी है व्यापक यानी बहुत ही बड़ा, विशाल, वाटमयीन बहुत ज़्यादा, वाटमयीन यानी लिटरेचर के जानकारी, दृष्टिकोण यानी नज़रिया, आणि चिंतनात्मकता, चिंतनात्मकता मतलब विचारात्मकता, चीज़ों के बारे में डीपली सोचना, ही त्यांच्या समीक्षेची वैशिष्ट्ये आहे। त्यांच्या समीक्षा विषयक लेखनाची 30हून अधिक पुस्तके आहेत। उनके जो इस तरह समीक्षा जो लिखे, वह समीक्षा के विषय में जो बुक्स लिखे इन्होंने, वो कितने बुक्स पूरे बनाए हैं? 30हून अधिक, यानी 30 से भी ज़्यादा। त्यांचे साहित्य आणि सामाजिक संदर्भ, आनंदाचा डोह, निळी पहाट, आधुनिक मराठी कवयित्रींची कविता, साठोतरी मराठी कविता व कवी, आगली वेगळी नाटकं, ही समीक्षात्मक पुस्तके। उनके बहुत सारे समीक्षात्मक पुस्तकें हैं, हमने ऑलरेडी देखा 30हून अधिक पुस्तकें आहेत। पर उसमें से कुछ मेन जो बुक्स है उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, साहित्य आणि सामाजिक संदर्भ, आनंदाचा डोह, निळी पहाट, आधुनिक मराठी कवयित्रीची कविता, साठोतरी मराठी कविता व कवी, आगली वेगळी नाटकं, ये सब उनकी समीक्षात्मक पुस्तकें हैं। वियोग ब्रह्म, मावळतीच्या कविता, हे कविता संग्रह। कविता संग्रह मीन्स बहुत सारे कविताओं का एक ग्रुप एक बुक में बना के लिखते तो उसको कविता संग्रह कहते हैं। इत्यादि लेखन प्रसिद्ध है। ऐसा बहुत सारे लेखन इनका प्रसिद्ध म्हणजे फेमस है। 1970 ते 1990 या काळात ते विश्वकोशाच्या संपादनात सहभागी होने मतलब शामिल होना या उसमें एक्टिव मेंबर बनकर रहना। 1970 से लेकर 1990 के जो टाइम है वो ड्यूरेशन में इन्होंने विश्वकोश क्या होता है? बड़े एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरीज, तो वो उसका संपादन मतलब उसका एडिटिंग में उन्होंने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया। ये वो सहभागी हुए यानी उसमें शामिल थे विश्वकोश बनाने में। अब ये इस पाठ के बारे में बताया यहाँ पर। शालीभोवती असलेल्या लेखकांच्या आठवणी या पाठातून व्यक्त झाल्या आहेत। शालीभोवती यानी शाल के बारे में, शॉल के बारे में असलेल्या लेखकाच्या आठवणी, लेखक का कुछ यादें या पाठातून व्यक्त केल्या आहे। इस पाठ से यानी ये लेसन से क्लियर किया हुआ है। शाल ही प्रतीकात्मक आहे।
शाल एक प्रतीकात्मक शब्द है। प्रतीकात्मक शब्द का मतलब होता है कि सिंबॉलिक, यानी कोई एक सिंबल को कोई एक मतलब के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर शाल जो वर्ड है वो आदर, इज्जत, उसके लिए उसका सिंबल है। तो शाल एक प्रतीकात्मक शब्द आहे। शाळेमुळे येणारा शालीनतेचा संदर्भ अंतर्मुख करणारा आहे। शाळेमुळे येणाऱ्या शालीनता, शालीनता मतलब जेंटलनेस। अगर किसी व्यक्ति को शॉल मिला है, शाल उनके गर्दन में है, इनके गले में है, तो उनको लोग बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, उनको जेंटल समझते हैं, शालीन समझते हैं। तो शालीमुळे येणारा शालीनतेचा संदर्भ अंतर्मुख करणारा आहे। अंतर्मुख करणारा म्हणजे हमें सोच में लगाने वाला है, पढ़ाने वाले हैं, सोच में डालने वाले हैं। पाठातील औदार्याचे उदाहरण, औदार्य म्हणजे दया, औदार्य। इंग्लिश में हम बोलेंगे जेनरोसिटी, उदारपणा, यानी दूसरे का मदद करने का, दूसरे का हमदर्दी, दूसरे के लिए हमदर्दी जताना, वो होता है औदार्य। तो पाठातील औदार्याचे उदाहरण हे माणसाची संवेदनशीलता जपणारे आहे। संवेदनशीलता क्या होता है? मानसाची संवेदनशीलता, संवेदनशीलता यानी दूसरों के लिए जो सेंसेशन है या सेंसिटिवनेस है अपनों के या दूसरों के, दूसरे कोई इंसान के लिए जो औदार्य दिखाना, यानी ये पाठ में कुछ औदार्य के उदाहरण एग्जाम्पल दिया हुआ है। वस्तूंच्या संदर्भातील आठवणीचे मोल महत्त्वाचे असते। कोई भी अगर एक वस्तु, एक चीज़, वो अगर हमारे वो वस्तु को लेकर हमारे जीवन में कोई ऐसा इंसिडेंट आया हुआ है, ऐसा कोई याद है, तो याद वो वस्तु की कीमत से भी ज़्यादा कीमती होता है। कोणत्याही निर्जीव वस्तूंशी निगडित असलेले संदर्भ मानवी भावना तरल ठेवतात। कोणत्याही निर्जीव वस्तु मतलब जिसका जो कोई जान नहीं है, वैसे वस्तु के साथ निगडित असलेले यानी उसके साथ जुड़े हुए, संबंधित असलेले संदर्भ मानवी भावना तरल ठेवतात, हमारा फीलिंग्स को और भी ज़्यादा इमोशनल कर देता है। वस्तूशी निगडित कोणतीही आठवण असो अथवा प्रसंग त्यांचे मानवी संदर्भात सर्व अर्थाने महत्त्वाचे ठरतात। ऐसा कोई भी चीज़ का उससे रिलेटेड कोई हमारा याद हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो, तो हमारे लिए वो बहुत ही महत्त्वाचे ठरतात, यानी बहुत ही कीमती होता है वो इंसिडेंट, या उससे जुड़े हुए जो यादें हैं वो बहुत ही कीमती होते हैं। चलो अभी हम लेसन में जाते हैं। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो। एकदा यानी एक बार मैं पु ल देशपांडे के बारे में, पु ल देशपांडे बहुत ही फेमस एक लेखक है। तो पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने म्हणजे कारणाने गेलो होतो, गया था। काम झाल्यावर मी निघण्याचा बेतात होतो। काम झाल्यावर यानी काम पूरा होने के बाद मी निघण्याचा बेतात होतो, म्हणजे मी जाण्याचा बेतात होतो। बेतात होने म्हणजे जाण्याचा विचार करत होतो, जाने के बारे में सोच रहे थे या जाने के लिए निकल रहे थे। तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवले व विचारले। इतने में, तेवढ्यात म्हणजे इतने में, सुनीताबाईंनी मला थांबवले। सुनीताबाई कोण आहे? पु ल देशपांडे यांची पत्नी। सुनीताबाईंनी मला थांबवले, मुझे रुकाई आणि विचारले, और मुझे पूछा, क्या पूछी? तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय? तुम्हाला यानी तुम्हें शाल दिली तर यानी शॉल देंगे तो चलेगा क्या? मी एका पायावर हो म्हटले, मतलब मी एका पायावर हो म्हटले, मतलब मैंने और एक बार सोचा ही नहीं। मैं इतना खुश हो गया, पु ल देशपांडे आणि सुनीताबाईकडून मला शाल मिळावा म्हणजे काय, ऐसा अगर इतने बड़े लोगों के हाथ से अगर मुझे शाल मिलता है तो मतलब क्या हो गया, मेरा वो लोग बहुत ही सम्मान करते हैं, बराबर। तो म्हणून एका पायावर हो म्हटलं, मतलब बिना कुछ सोचे मैंने सीधा पहले ही हो मतलब हाँ बोला। पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला। पु ल
व सुनीताबाई याने पु ल देशपांडे आणि सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी, हा मला मोठा गौरव वाटला. इनके हाथ से मुझे शॉल मिलना यानी मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी. ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेसमध्ये ठेवून दिली. वो शॉल मैं घर पे ले गया आणि माझ्या खोलीतल्याने मेरे रूम का मेरा कमरे के अंदर जो सूटकेस है, सूटकेस यानी ब्रीफकेस जो पेटी होती है त्याच्यामध्ये ठेवून दिली, उसके अंदर रख दिया. वापरली मात्र कधीच नहीं, हाँ कभी मैंने वापरली नहीं, बिल्कुल यूज़ ही नहीं किया. इसका मत कभी ऐसा हमको कोई कीमती, बहुत ही हमारे लिए जो कीमती इंसान है वो कुछ हमें गिफ्ट देते तो हम कभी उसको यूज़ नहीं करते, संभाल कर रखते हैं. पुढे वाईला विश्वकोशाचे अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. और पुढे यानी आगे वाई, वाई एक जगह है, सातारा जिल्ह्यातील एक ठिकाण. वाई सातारा जिल्हे का एक जगह. तिकडे मी विश्वकोशाचा अध्यक्ष मतलब एन्साइक्लोपीडिया का अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट म्हणून मी गेलो. ऐसा ना मतलब औदा में मैं वहाँ पर गए. तिथे नदी काठच्या प्राग्य पाठशालेच्या खोलीत मी राहत असे. वहाँ पर बहुत सारे दिन का प्रोग्राम रहेगा ये, तो वहाँ पर जाके रहने के लिए कहाँ जगह मिला, एक नदी किनारे, नदी काठच्या मतलब एक नदी किनारे प्राग्य विद्या पाठशाला, प्राग्य पाठशाला एक उधर का स्कूल है. प्राग्य वर्ड का मतलब होता है बहुत ही स्कॉलर, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही एजुकेटेड वगैरह, लेकिन वो पाठशाले का नाम से बता रहा है कि प्राग्य पाठशालेचा खोलीत मी राहत असे. उसके एक कमरे में मैं उस दिन वो वक्त गुजार रहे थे या उधर रहते थे. खोलीच्या दक्षिणेकडील, दक्षिण म्हणजे दक्षिण याने साऊथर्न साइड में, खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या. ये जो कमरे के साउथ साइड में जो खिड़की थी वो खिड़की कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या. वो खिड़की खोलोगे तो क्या दिखेंगे आपको, सामने कृष्णा नदी का चिंचोळ्या प्रवाह. चिंचोळा प्रवाह म्हणजे बारीक ओघ, एकदम नैरो स्ट्रीम, पतला सा एक पार्ट. कृष्णा नदी का एक छोटा सा पतला सा हिस्सा, ज़्यादा चौड़ा एरिया नहीं, एक पतला सा. चिंचोळा मतलब बहुत ही नैरो प्रवाह उधरी से जाता था, यानी ये खिड़की के पास से. थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकीखालील घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूळ आणि तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याचा उद्योगात होती. ठंडीच्या दिवसात मतलब एक ठंडी के दिन में एक बाई, एक औरत माझ्या खिडकीखालील मतलब मेरे खिड़की के नीचे कृष्णा नदी के किनारे घाटाच्या छोट्या तटावर, घाट क्या होते हैं, नदी किनारे बांधलेले दगड़ी पायऱ्या, नदी के पास में बनाया हुआ पत्थर से बनाया हुआ सीढ़ियाँ होती है नदी की तरफ उतरने के लिए. 2-3 सीढ़ियाँ ऐसा उतरने के बाद नदी आ जाता है. तो वैसा जो खिड़की के पास में जो घाट होता था, यानी जो स्टेप्स थे, पायरियाँ थे, सीढ़ियाँ थी, वहाँ पर छोटे तटावर यानी उसका छोटा सा स्टेप पे तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून उन्होंने वो लेडी ने, वो औरत ने अपना छोटा सा बच्चे को एका टोपलीत यानी एक छोटा सा टोकरी जैसा बर्तन में या टोकरी में ठेवून रखे मासे पकड़ण्याचं उद्योगात होती, यानी मच्छी पकड़ने का उद्योगात होती, मतलब वो काम में लगे हुए थे. तिचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत रडत होते. उसका जो बाळ यानी बच्चा कड़ाक्याच्या ठंडी यानी बहुत ही तीव्र ठंडी ने, बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से कुड़कुड़त यानी एकदम कांपते हुए रो रहा था. पण आई तिकडे भक्त ही नव्हती, लेकिन उसकी माँ, जो औरत जो मच्छी पकड़ने वाली थी, वो उसके तरफ, अपने बच्चे की तरफ देखती ही नहीं थी. मला मात्र राहवले नहीं, लेकिन मुझे बिल्कुल रहा नहीं गया. मी सूटकेसमधील पुलकित शाल काढली. इधर शाल को हमारा लेखक पुलकित नाम दिया हुआ है. पुलकित मतलब बहुत ही खुशी देने वाला, बहुत ही अच्छा, ये सब मतलब आता है पुलकित को, यानी बहुत ही आनंदित. तो उनके लिए बहुत ही पुलकित, बहुत ही उनको वार्मथ देने वाला, बहुत ही खुशी देने वाला चीज़ था जो पु ल देशपांडे और सुनीताबाई ने दिया हुआ शाल. तो ये पुलकित शाल तिच्यातून काढली, मतलब उसके अंदर से निकाले. 5-50 रुपयाच्या नोटा काढल्या और साथ में 50 रुपये का नोट भी निकाले. 5-50 मतलब 5-50 रुपये का नोट निकाले व त्या बाईला हाक मारली. हाक मारने म्हणजे बुलाए. तो वो औरत को पास बुलाए.
खिड़कीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, खिड़की के अंदर से ये सभी चीज़ यानी ये शॉल और ये जो 5-50 जो रुपए निकाले थे वो उन्होंने खिड़की के अंदर से बाहर दिया, नीचे दिए आणि म्हटले और बोले, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बस. वो बच्चे को पहले ये शाल में क्या करो, गुंडालून गया, मतलब उसको लपेट के लो ताकि उसको ठंडी जो लग रहा है थोड़ा कम हो जाएगा. आणि मग मासे मारत बैस, उसके बाद तुम मच्छी पकडते बैठ. या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या ऊबेपेक्षा अधिक होती. ऊब म्हणजे वार्मथ, वो उष्णता, यानी वो जो फीलिंग, जो एक वार्म फीलिंग, एक अच्छा फीलिंग मुझे हुआ जो एक घटने की वजह से, यानी ये जो शाल और ये कुछ पैसे वो औरत के हाथ में देकर उसका मदद करने पर मेरे अंदर जो फीलिंग हुआ, जो वार्मथ हुआ, जो उष्णता, ऊब जो हुआ, वो पुलकित शालीच्या ऊबेपेक्षा अधिक होती. यानी जो इतना सुंदर, इतना अच्छा खुशी देने वाला ये पुलकित शाल जब मेरे हाथ में आए, तभी जो फीलिंग हुआ था, तभी जो आनंद मुझे फील हुआ था, उससे भी ज़्यादा आनंद, ज़्यादा ऊब, ज़्यादा वार्मथ फीलिंग मुझे अभी हुआ जब मैंने वो एक गरीब औरत का मदद किया तो. क्योंकि उसको 5-50 रुपया देने से उसके थोड़ा आर्थिक स्थिति में उसके जो पैसे की कमी, उसके जो कमीपना थोड़ा सा जाएगा, हटेगा और उसको उस दिन का गुजारे के लिए तो कुछ मिलेगा. तो उनको ये अच्छा लगा कि किसी का मदद उनको करने को मिला. अभी मैं यहाँ पर जितने भी मैंने जो पैसेज अभी तक सिखाया उसके अंदर जो वर्ड्स है उसका मीनिंग यहाँ पर मैंने दिया हुआ है. शाल समीक्षक यानी क्रिटिक, प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक, औदार्य उदारपणा, संवेदनशीलता सेन्सिटिव्हनेस और निगडीत आले असलेले म्हणजे संबंधित असलेले, निमित्ताने याने कारणाने, निघण्याचा बेतात असणे म्हणजे जाण्याचा तयारीत असणे. वाई सातारा जिल्ह्यातील एक ठिकाण. चिंचोळा प्रवाह म्हणजे बारीक ओघ याने नॅरो स्ट्रीम. ऊब उष्णता वॉर्मथ. घाट नदी किनारी बांधलेल्या दगडी पायऱ्या. कविवर्य नारायण सुर्वे खूप सभा सम्मेलने गाजवत. सभा और सम्मेलन यानी ऐसे अलग अलग सेरेमनीज या सॉरी ऐसा फंक्शंस वगैरह, अलग अलग कविता से रिलेटेड या साहित्य से रिलेटेड अलग अलग सभा वगैरह वो गाजवणे म्हणजे कीर्ति मिळवणे, यानी वो बहुत सारा सभा सम्मेलन में वगैरह जाकर उनको बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे. पुढे ते साहित्य सम्मेलनाचे अध्यक्षही झाले और आगे जाकर वो साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बन गया. परिणामतः यानी उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका नतीजा त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे. उसका नतीजा ये हुआ कि उनके कार्यक्रम, उनका प्रोग्राम्स का अहोरात्र यानी दिन रात भरतीच असे, यानी हमेशा वो बिझी रहते थे अपने कामों में. प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत राही. हर एक प्रोग्राम में, हर एक कार्यक्रम में सम्मानाची यानी उनको सम्मान करते हुए, उनका आदरातिथ्य करते हुए शाल व श्रीफल त्यांना मिळत असे. तो उनको शाल, कोई कोई जगह में शॉल मिलते थे उनको, तो कोई जगह में श्रीफल यानी नारळ. किसी के इज्जत करने के लिए उनका दक्षिणा जैसा उनको नारळ, कभी सुपारी और साथ में जो पान के पत्ते वगैरह रखकर उसमें पैसा भी साथ में रखकर उनका चरण छूकर उन्हें इज्जत किया करते हैं. तो वैसा श्रीफळ और शाल अलग अलग जगह से उनको बहुत सारे मिलते थे. एकदा ते मला म्हणाले, एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे. ये इतने सारे शाल ले लेके मैं अभी शालीन बनू लागलो आहे, मतलब मैं अभी शालीन हो गया. शालीन यानी जेंटल हो गया, एकदम अच्छे डिसेंट हो गया, ऐसा मुझे लगता है. ऐसा उन्होंने किस तरह बोला है, एक व्यंग्य तरीके से, यानी ऐसा मजाकी तरीके से बोला. या कोई बात, मतलब इतना शाल मिलने पर मैं घमंड तो नहीं कर रहा है, अभी जाकर मैं सभ्य बन गया है, इस तरह ऐसे हम कोसते हुए किसी को कहते हो ना, वैसा टोन से उन्होंने ऐसे मजाक किया. मी त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोज माझ्यात नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती. त्यांच्या बोलण्यातील उनका ये कहने पर जो उपरोधिक खोज बोलेगा तो एक जो व्यंग्यार्थ सूचक, मतलब ऐसे कोई व्यंग्य में, मतलब कोई चीज़ को सरकास्टिकली यानी मजाक उड़ाते हुए कोई चीज़ के अंदर का कोई एक्स्ट्रा अगर बुराइयाँ या कुछ है
तो कोई चीज़ को ऐसे कोसते हुए बोलना या उसका मजाक उड़ाते हुए बोलणं माझ्या नव्हे मतलब माझ्या नव्हे तर कोणाचाही, मेरा नहीं तो किसी का भी लक्षात येणारी होते, यानी सहजपणे लक्षात येणारी होते. मुझे ही नहीं किसी के भी ध्यान में आराम से आ जाता था. त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोज याने जो मजाकीय तरीका माझ्या नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती या किसी का भी आराम से ध्यान में आ जाता था. शाल व शालीनता यांचा संबंध काय? शाल और शालीनता ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? खरे तर खरीखुरी शालीनता शाली शिवाय शोभते. असली जो शालीनता है यानी असली जो जेंटलनेस है बिना शाल के ही सही है या शोभते हैं यानी बिना शाल के ही सूटेबल है. सुर्वे मुळातच शालीन और नारायण सुर्वे मुळातच शालीन यानी पहले से ही जनरल है. शालीनच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही, कधी क्षीणही झाली नाही. मतलब इतने सारे शालीचा वर्षावा यानी इतने सारे शाल का बारिश होने के बावजूद यानी इतने सारे शाल मिलने के बावजूद भी उसके अंदर या उसके बहाव पर वो चले नहीं गए. उनका शालीनता कभी हरवली नहीं. यानी लोगों को जब ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलते हैं या ज़्यादा आदर सम्मान मिलते हैं तो उनके अंदर का जो अच्छाई है वो चला जाता है और घमंडी होने लग जाते हैं. लेकिन ये किसके बारे में नहीं बिल्कुल सही है? नारायण सुर्वे के बारे में, क्योंकि उनको इतना सारा शाल मिलने के बावजूद भी उनके अंदर का जो शालीनता है हरवली नहीं, मतलब कहीं खोया नहीं है और कहीं क्षीण ही झाली नाही, मतलब कमजोर भी नहीं हुआ है. मी कविवर्य यांना म्हटले, मैं कविवर्य नारायण सुर्वे यांना म्हटले, उनको बोला शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईन, भिकेला लागेन. अगर शाल से शालीमुळे यानी शाल मिलने से शालीनता येत असेल, जेंटलनेस आते थे, तर मी कर्जबाजारी होईल, मतलब मैं इतने सारे उधारी लेने के लिए तैयार हो जाता था या मैं कर्ज में डूबने के लिए तैयार थे. भिकेला लागेन यानी मैं इतना भिखारी जैसा हो जाएगा, इतना मैं गरीबी अपनाने के लिए भी तैयार है, यानी सब कुछ करेंगे, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेचच नेऊन देईल. शेकडो यानी बहुत सारे शाल खरीद कर मैं क्या कर सकता था, सभी लोगों को लगेच यानी तुरंत नेऊन देईन, सबको लाकर दे देते थे ताकि सब जन शालीन हो जाए. यावर तो शालीन कवि मनापासून हसला. इस पर वो शालीन कवि यानी खुद ही जनरल जो कवि है नारायण सुर्वे मनापासून यानी दिल से हसने लगे. शालीमुळे शालीनता येते की जाते या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असेच आहे. ज़्यादा शाल मिलने से यानी ज़्यादा लोग आदर सम्मान देकर ऊपर चढ़ाने से शालीनता जाते का येते, यानी शालीनता जो है अपने अंदर का जो जेंटलनेस है, अपने अंदर का जो अच्छे गुण है या अपने अंदर जो नम्रता है वो जाता है या आता है. आणि माझं उत्तर जाते असेच आहे. मतलब मेरा उसका जवाब, ये सवाल का जवाब मेरा क्या है, जाता है ऐसा है. सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा आहे. सम्मान करण्याच्या रूपाने मतलब कोई एक व्यक्ति को सम्मान करने के रूप में हम सच बोलेगा तो उनके अंदर का शालीनता का जग गमावून बसण्याचा यानी उनके अंदर जो शालीनता ऑलरेडी था उसको खो देने का धोखा में या खतरे में रहता है. यानी जिसको ज़्यादा आदर सम्मान करोगे धीरे धीरे वो अपना शालीनता खोकर बहुत ही घमंडी वैसा बन जाते हैं. मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो. 2004 में मैं मराठी साहित्य सम्मेलन का बिन विरोध यानी बिना कोई ऑपोजिशन से अध्यक्ष बन गया. तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालीचा वर्षाव आला और तुरंत उसी में ही जल्दी जैसे मैं अध्यक्ष बन गया तो जल्दी से ही 1-2 वर्षात यानी 1-2 साल के अंदर ही माझ्यावर शालीचा वर्षाव आला. मतलब इतना सारा शाल मुझे भी मिलने लगा. एवढ्या शाली जमत गेल्या, इतने सारे शाल में जमा करते गए की माझ्या 8 बाय 6चा खोली त्यांना ठेवणेच शक्य नव्हते. मेरा छोटा सा खोली यानी मेरा छोटा सा कमरा 8 बाय 6
मतलब मेरा कमरे का लेंथ और ब्रेड्थ है ये 8 बाय 6, यानी एक तरफ 8 मीटर है तो दूसरे तरफ 6 मीटर. इतना छोटा सा जो खोली में त्यांना ठेवणेच शक्य नव्हते. इतने सारे शाल को जमा करके रखना ही शक्य नव्हते, याने पॉसिबल नाही था. मग मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्रांकडे ठेवले. और मैंने क्या किया, सगळे शालीचे गाठोड़े बांधून, ये पूरे शाल जमा करके उसका गाठोड़े बांधा, मतलब एक बड़ा सा कपड़े में उसको बांध दिया, एक छोटा सा थैली जैसा बांध दिया उसको. आणि माझे निकटवर्ती यानी एकदम करीब के एक मित्रांकडे, एक दोस्त के पास ठेवले, रखा. व त्या खाली सॉरी वा व त्या शाली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्व अधिकार दिले. त्यांना सांगितले की तुला जर वापरायचं असेल तर तू वापरून घ्या, मतलब अगर ये शाल में से कोई भी उठाकर यूज़ करना है तो यूज़ करके ले. बेचारा अति प्रामाणिक, लेकिन मेरा दोस्त तो निकला अति प्रामाणिक, बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही सिस्टमैटिक बंदा, यानी अपना ऑनेस्टी को बिल्कुल नहीं तोड़ने वाला. त्याच्याही छोट्या खोली त्याने ते संभाले. उनका भी छोटा सा ही कमरा था, लेकिन मेरे साथ जो उनका अच्छा जो रिलेशन है उसकी वजह से त्यांचं खोली त्याने ते संभाळले, बहुत ही अच्छा से उसको सांभाळून ठेवले, पर वापरले नाही. हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या. धीरे धीरे मैंने क्या किया, एक 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 करके पूरे शाल वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना, यानी गरीब मेहनती लोगों को, या किसान ऐसा गरीब लोगों को, उनके बीच मैंने मेरे पूरे शाल मुझे मिले थे वो सब बांट दिए. याच सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे. याच सुमारास, सुमारास म्हणजे काळात, यानी इन्हीं यही कालों में, मतलब यही टाइम पे मैं शनिवार पेठेतील, यानी शनिवार पेठा जो नाम है, जगह है, वहाँ पर ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर, ओंकारेश्वर मंदिर के पास का जो पुल है, पुल यानी ब्रिज है, त्याच्यावर बहुधा यानी मेनी टाइम्स, हमेशा, ज़्यादातर रोज संध्याकाळी जात असे, रोज शाम को जाते थे. तेथील कट्यावर बसने मला आवडे, और उसका जो पायरी है या जो ऊपर ऐसा ऊंचाई पे जो बनाया हुआ हिस्सा है, उधर बैठना मुझे बहुत ही पसंद था. एक दिवस काय घडले, एक दिन क्या हो गया कि कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा म्हणजे एक बूढ़ा इंसान, कडक थंडीच्या दिवसात, यानी बहुत ही ठंडी था उस दिन, एक म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी, अशक्त मतलब बिल्कुल ताकत नहीं सा, एक भिक्षेकरी यानी भिकारी, एक बेगर, कट्याला लागूनच चिरगुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले. अभी भिक्षेकरी क्या है, जो भीख मांगने वाला, बराबर, उसको भिक्षेकरी बोलते हैं. और कट्टा मैंने बताया, कट्यावर यानी जो ऊंचा जो प्लेटफॉर्म ऐसा कहीं एक जगह में बनाते हैं बैठने जैसा, तो उसको ही लागूनच, यानी उसके ही एकदम चिटक कर एकदम पास में चिरगुटे टाकून, यानी चिंदी कपड़े डालकर व पांघरून मतलब क्या होता है, उसको बदन से पूरे लपेटे हुए, चिंदी कपड़े को लपेटे हुए, चिरगुटे यानी चिंदी कपड़ा, खुड़गुड़त बसल्याचे मी पाहिले, मतलब ऐसा कांपते हुए बैठा हुआ मैंने देखा. दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वराचा कट्यावर आलो. अगले दिन मैंने क्या किया, क्या लेकर 2 शाली घेऊन, यानी मेरे पास 2 शाल था, वो लेकर ओंकारेश्वराचा कट्यावर आलो. तो म्हातारा होताच, वहाँ पर वो म्हातारा, वो बूढ़ा इंसान उधर ही था. त्याला दोन्ही शाली दिल्या, मैंने दोनों शाल उनको दिया. त्याने थरथरत्या हाथांनी मला नमस्कार केला, यानी कांपते हुए हाथों से उन्होंने मुझे नमस्कार किया. पुढे 4-5 दिवस मला काही कामांमुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वराला जाण्यास उसंद लाभली नाही म्हणजे वेळ मिळाली नाही, मतलब मुझे टाइम मिला नहीं. तो कुछ आगे का 4-5 दिन तक मुझे ओंकारेश्वर मंदिर में शाम को जाने का मौका नहीं मिला. उसंद लाभली नाही म्हणजे मौका नहीं मिला, या वेळ मिळाली नाही.
त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो. उसके बाद त्यानंतर यानी उसके बाद मी नेहमीप्रमाणे हमेशा की तरह ये जा करत राहिलो. आते जाते रहता था. मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली. तो एक दिन इस तरह जाते आते मुझे एकदम से अचानक भिक्षेकरी वृद्धाची यानी उस भिकारी वृद्ध का आठवण आली, याद मुझे आई. तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच. वो व्यक्ती हमेशा का जो जगह है वहाँ पर नहीं था. तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो. चलो फिर ठीक है, ये पुल पर थोड़ा ऐसे ही चलेंगे, चक्कर मारेंगे करके बोलकर मैं उठा. वो पुलावरून चालू लागलो और वो पुल के ऊपर से चलने लगा. पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी मात्रा दिसला. वो पुल के जवळपास मध्यावर यानी एकदम बीच के आसपास, थोड़ा बहुत बीच के नज़दीक में, बीच का हिस्से में तो भिक्षेकरी मातारा दिसला. वो बूढ़ा इंसान जो भीख मांगने वाला जो इंसान है जिनको इन्होंने शाल दिया था वो दिखा. मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो. लगबगीने मतलब क्या होता है, एकदम बहुत ही फास्ट फास्ट यानी बहुत ही एकदम घाई घाई में या भर भर गेलो यानी जल्दी हेस्टली एकदम फास्ट फास्ट उनके पास गए. पाहतो तो काय, तीच चिरगुटे अंगाखाली व अंगावर, तेच कुडकुडणे, तेच दीनवाणे जिणे. तो पाहतो तो काय, मतलब देखते तो क्या है, तीच चिरकुटे. चिरगुटे म्हणजे वही चिंदी कपड़ा, अंगाखाली व अंगावर, बदन के नीचे भी मतलब वही नीचे डाला हुआ है, उसी को ही ओढ़ दिया हुआ है अंगावर. तेच कुडकुडणे, वही कापना आणि तेच दीनवाणे जिणे यानी उसी बहुत ही क्या बोलते हैं एकदम दयनीय अवस्था. मी म्हटले, मैं बोला पूछा, बाबा तुम्ही मला ओळखले? बाबा तुम मुझे, आप मुझे पहचाने? त्याने नाकारार्थी मान हलवली. मतलब नाकारार्थी मतलब नहीं ऐसा मतलब से मान हलवली यानी मुंडी हिलाए. मग मीच म्हटले, फिर मैं ही खुद बोला, बाबा 5-6 दिवसांपूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवते? तो बोला, बाबा 5-6 दिवसापूर्वी यानी 5-6 दिन पहले मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, 2 शाल दिया था, आठवते? याद है? यावर मातारा खुल्ला, मतलब मातारा आंख अच्छा से खोलकर एकदम खुश हो गए. वो पुन्हा हाथ जोड़ून म्हणाला और एक वापस से हाथ जोड़ते हुए बोला, हे भल्या माणसा, माणसा मतलब हे अच्छे इंसान, तू लई मोठा, तू बहुत ही महान है, बहुत ही बड़े हैं. म्यांशी शाली दिल्या, म्यासने शाली दिला, म्यासने शाली दिला म्हणजे तू मला शाली दिला. ये म्यासनी जो है वो एक एक एरिया में देखो मराठी का अलग अलग डायलेक्ट होते हैं, सभी जगह में एक जैसा नहीं बात करते हैं. तो उनका जो एरिया का जो डायलेक्ट इस तरह है. म्यासनी म्हणजे मला, तूने मला शाली दिल्या. पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील? मुझ जैसे भिकारी को शाल किस तरह शोभतील यानी किस तरह सूटेबल होगा? त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट म्हणजे बहुत ही बुरा. वो शाल का शोभा या उसका जो खुशी से ज़्यादा पोटाची आग यानी पेट में जो आग लगी है भूख की, वो ज़्यादा बुरा है, बहुत ही लई वाईट यानी बहुत ही बुरा था. मी शाली इकल्या म्हणजे विकल्या. मैंने वो शाल को बेच दिया. वो 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा. और 2-3 दिन पोटभर जेवून घेतलं बाबा, मतलब पेट भर के खाना खा के लिया बाबा. आमचं हे असलं बिकट जीणं, ये हमारा असली में जो बिकट जीणं यानी बहुत ही खराब, बहुत ही कठिन जीवन इस तरह है. तुझे लई उपकार आहेत बाबा, तुझे लई उपकार आहेत म्हणजे आहे. तुझे लई उपकार मतलब तुम्हारे बहुत ही उपकार, ऐसा हम बोलते हो ना लोगों को कि आपकी बहुत ही आभारी हो, बहुत ही उपकार है तुम्हारा. शालीची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब. देखो यहाँ पे 2 चीज़ का कंपेयर कर रही है. एक शालीची शोभा, शाल हाथ में रखने का जो शोभा, वो मेरे पास इतने कीमती शाल है, वो और एक तरफ वो उसका ऊब और उसके शोभा, और दूसरी तरफ पोटाची आग यानी पेट में जो भूख की जो आग लगी हुई है और अन्न के लिए यानी अनाज के लिए जो ऊब है. ये दोनों अगर कंपेयर करोगे तो कौन सा ऊब ज़्यादा मायने रखते हैं?
भुकेल्यास अन्न द्यावे, तहानलेल्यास पाणी द्यावे आणि हेही जमले नाही तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाली तरी द्याव्यात. भूकेल्यास यानी भूख लगे हुए इंसान को अन्न द्यावे, अनाज दे, अन्न दे. तहान ले लियास पानी द्यावे यानी प्यास लगे हुए को पानी देने. आणि हेही जमले नहीं तर अगर इतना तो कम से कम नहीं हो पाया तो अभाग्याना यानी जिनका भाग्य ही नहीं है, जिनका किस्मत ही खराब है, त्यांना सन्मानाच्या शाली तरी द्याव्यात यानी जो सम्मान के रूप में मिला हुआ शाली तरी द्याव्यात, वो तो कम से कम देना चाहिए. तो कम से कम वो शाल बेच कर तो वो अपना पेट का आग मिटा सकता है. तो ये जो पाठ में हमारे जो लेखक है उन्होंने दूसरों के लिए जो हमदर्दी दिखाया, शाल का महत्व से ज़्यादा दूसरों का ज़रूरत, दूसरों का तकलीफ़ में उनका साथ देना, वो बात को ज़्यादा मायने उन्होंने दिए हैं.